नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिएगा आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सेगमेंट पर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट की जो जर्नी जब स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने यही आती है कि हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे करें। जर्नी को स्टार्ट करने के साथ हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। फिर एक वर्ड आता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट डिपेंड करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ें कैसे, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या, क्या आईएएस के लिए पीसीएस के लिए एनसीईआरटी बनी है या बेसिक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बनी है, वो क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी से हमें आईएएस के लिए क्या पूछा जा सकता है। ये बहुत सारे ऐसे गंभीर सवाल बन जाते हैं जिनका सवाल का निचोड़ जो है आपको इस वीडियो में सारा मिल जाएगा। लास्ट तक देखिएगा और साथ में जानिएगा कि एनसीईआरटी पढ़ने का स्ट्रक्चर क्या होता है। हो सकता है कि आपने एनसीईआरटी एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ रखी हो, लेकिन देखिएगा एनसीईआरटी आईएएस के लिए नहीं बनी, लेकिन आईएएस के लिए उसमें से क्या निकालना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जब तक आपकी बेस्ट डायरेक्शन नहीं होगी, बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होगी, बेस्ट प्लानिंग नहीं होगी, तो सिलेक्शन की आपकी डेप्थ नॉलेज आप उसको गेन नहीं कर पाओगे। और जब डेप्थ नॉलेज आप गेन नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आपके सामने समस्या यही निकल के आएगी कि बार बार आप फेल होते हुए चले जाओगे, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको। इसीलिए आज हम समझेंगे कि एनसीईआरटी को हमें पढ़ना कैसे चाहिए, एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं। एनसीईआरटी अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो ये डेफिनेटली है कि वहां से आने वाले प्रश्नों को आराम से टैकल कर पाएंगे। आई थिंक यू नो कि आपको पता है कि यहाँ पे यूपीएससी के प्रीलिम्स में 25 से 30% डायरेक्टली कहाँ से, एनसीईआरटी से आते हैं। मेंस का तो स्ट्रक्चर है ही, वो व्यवहारिक अंदाज, वो लिखने का तरीका, वो क्रमबद्धता के साथ आपके पास डाटा, वो शब्दावली, वो एक प्रमाणित स्रोत के साथ जो एनसीईआरटी आपको देती है वो आपको कहीं किसी ऑथेंटिक किताब में नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी पढ़नी क्यों चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पॉइंट निकल के ये आ जाता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी क्यों चाहिए। तो सबके जहन में दिमाग में आता है कि सर एनसीईआरटी हम इसलिए पढ़ते हैं हमें बेसिक ज्ञान हो जाए, बट नहीं। सिर्फ सबसे बड़ी पॉइंट आता है कि सिंपल लैंग्वेज में जो आपका व्यवहारिक अंदाज है, आपका एक प्रकार से जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, या एक देखा जाए तो एक प्रकार से हम उन व्यवहारिक अंदाज को सिंपल मेथड से ऐसे समझते हैं जैसे कोई हमें कोई एग्जाम्पल के सापेक्ष में कुछ समझाता है। इसीलिए एनसीईआरटी सिंपल लैंग्वेज में क्या है, प्रिंटेड है। और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होने की वजह से क्या होती है, आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। यहां से एनसीईआरटी के अंतर्गत देखा जाए तो एक्सटेंसिव जो रिसर्च है, एक छोटी सी बात सोचिए, किसी भी किताब के पीछे किसी भी राइटर का 1 2 3 4 10 5 लोगों हो सकता है, लेकिन यहाँ पूरे ब्यूरोक्रेट्स टाइप के या फिर जजेस, रिटायर्ड जजेस, एक टीम होती है, उस टीम पीछे उसकी रिसर्च करती है और रिसर्च करने के बाद एक दिमाग का व्यापक विकास करने के पर्पज से एनसीईआरटी को प्रिंट किया जाता है। इसीलिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के यहाँ आ जाती है। दूसरी बात, ऑथेंटिक स्रोत है। आप प्रमाणिक स्रोत किसको मानेंगे, किसी किताब को मानेंगे या किसको मानेंगे, तो आप प्रमाणिक स्रोत के रूप में आप एनसीईआरटी को प्रमाणित स्रोत मानेंगे। इसलिए एनसीईआरटी वो प्रमाणित स्रोत देती है जो सही गलत को स्पष्ट करती है, सही है गलत है। इसीलिए ऑथेंटिक किताब से अच्छा है कि एनसीईआरटी पढ़े और एनसीईआरटी के बाद ऑथेंटिक किताब पढ़े, राइट। उसके बाद यहां से आता है स्टैंडर्ड बुक। आपको पता होगा जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के टॉपिक से इंटरलिंक होते हैं। डिपेंड करता है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपने बेसिक जब नॉलेज इकट्ठा कर लोगे तो उसमें एडवांस नॉलेज को जोड़ना पड़ेगा। तो एडवांस नॉलेज तब जुड़ेगी जब आपका बेसिक रेडी होगा। जब बेसिक रेडी नहीं है, जब आपकी नींव मजबूत नहीं है, आपका नींव कमजोर है, मकान कितना ही बड़ा खड़ा कर लो या नहीं खड़ा हो पाएगा, ये बहुत सारे पॉइंट निकल के बन जाते हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पॉइंट निकल के आता है कि एनसीईआरटी आपको कहीं ना कहीं चेक के सापेक्ष में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है, वो क्रमबद्धता के साथ देती है, बेहतर शब्दावली के साथ देती है। इवन कहा जाए तो यहां पर ऐसे अंदाज में समझाया जाता है जो यूपीएससी की डिमांड है, और यही यूपीएससी डिमांड करता है। गुड फॉर द अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। जब भी कोई कंसेप्ट देखो, होता है कभी कभी हमारी जो बातें समझने में नहीं आ पाती हैं, उसके लिए जरूरी होता है एग्जाम्पल बेस्ड समझाना। जब हम छोटे बच्चों को समझाते हैं तो उसको एग्जाम्पल देते हैं, देखो ऐसे ना करके ऐसे करेंगे तो कितना बेनिफिट्स होगा, लॉस होगा। तो एग्जाम्पल से हमारे दिमाग में क्या होता है, चीजें पिक्चर बन जाती हैं। आपने जब किसी फिल्म मूवी को देखा होगा तो वहां पे भी एग्जाम्पल बेस्ड पे वहां भी एक कहानी होती है, स्क्रिप्ट होती है जो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। वही सारी कहानी एनसीईआरटी में दी गई होती है। यहां से ऑल कीवर्ड इन द बुक मस्ट बी नोटेड। जितने भी कीवर्ड हैं ध्यान रखना जो एग्जाम के लिए पॉइंटेड हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, मैं कह सकता हूं, जो आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन डिपेंड करते हैं कि पढ़नी कैसे चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंटल, ये ऐसी एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्लास नंबर 9 की इकोनॉमी की एनसीईआरटी देखिएगा, ये है इकोनॉमी की 9 की एनसीईआरटी। आपके सामने चैप्टर क्या है, टॉपिक जो कवर करेंगे। एक पहले टॉपिक में क्या है, स्टोरी ऑफ ब्लेज पालमपुर की स्टोरी दे रखी है, पीपल और एस रिसोर्स दे रखा है, पॉवर्टी एज चैलेंजेस दे रखा है, एंड फूड सिक्योरिटी। अब आपके पास ये 4 टॉपिक आपको देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास नंबर 9 की इकोनॉमी में। आप सोचिएगा इसलिए कैसे कैसे निकालें, एनसीईआरटी एग्जाम के लिए कैसे इंपोर्टेंट निकालना है,
तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आपको यहाँ कवर करते हैं, देखिएगा वो कौन से टॉपिक कवर करने हैं, मात्र यहाँ पे पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। ये किसके लिए कवर करने हैं, तो यहाँ लिखा है देखिएगा GS3 के लिए कवर करने हैं। किस सापेक्ष में कवर होंगे, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, या यहाँ पे रिसोर्सेज के रूप में, ग्रोथ के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में। तो यानी क्लास नंबर 9th की एनसीईआरटी में 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक पढ़ने हैं, उसको हिट कहाँ करना है ये आपके सामने निकल के आ रहा है। और ये सारे प्रश्न जो है देखिएगा यहाँ अगर हम प्रीलिम्स के सापेक्ष में देखें, मेंस के सापेक्ष में देखें, तो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखो आ रखा है, और ये एनसीईआरटी क्लास नंबर 9 से दे रखा है। और क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यील्ड इज मेजर, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से उपज को किस रूप में मापा जाता है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक वर्ष के दौरान भूमि के दिए गए टुकड़ों पर उत्पादित फसल, तो ये क्वेश्चन क्या रहा, डायरेक्टली इंटरलिंक हो रहा है किससे, क्लास नंबर 9 की एनसीईआरटी से। तो ये आपको यहाँ एक इस सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि हमें एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। क्लास नंबर ये 10th की एनसीईआरटी देख लीजिए, आपको देखने को मिल रहा होगा, आपने देखी भी होगी ये। अब इसकी एनसीईआरटी में यहाँ पे जो टॉपिक हैं वो GS3 से कवर हो जाएंगे डायरेक्टली। अब ये टॉपिक होंगे जहां जहां से कवर हो जाएंगे। अब सपोज करो GS3 पढ़ रहे हो, वहां डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, तो क्लास नंबर 10th की एनसीईआरटी उठाओगे, 9th की एनसीईआरटी उठाओगे, डेवलपमेंट पढ़ के उसको कवर कर डालोगे। तो यही चीजें हमें यहाँ करनी है। कौन कौन से चैप्टर हैं आपके सामने, यहाँ 5 चैप्टर हैं। अब ये 5 चैप्टर में या 5 के 5 पढ़ने हैं। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा इस चैप्टर में से कौन सी चीजें पढ़नी, कौन सी नहीं पढ़नी, कौन सी छोड़नी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है। अब देखो इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है, डेवलपमेंट को पढ़ना है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड ट्रेड को पढ़ना है, कंज्यूमर क्रेडिट को पढ़ना है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना, देख लीजिएगा। तो यानी यहां से प्रश्न देखिए, डायरेक्टली प्रीलिम्स नहीं, मेंस नहीं, सारे प्रश्न यहां कवर करते चले जाएंगे कि जो बाजार की गतिविधियां हैं। देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करेक्ट क्या है आपसे पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट है, बताइएगा। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि किस टॉपिक को इंपोर्टेंट है, किस कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट नहीं है, क्या हमको छोड़ना है, क्या हमको पढ़ना है, ये एनसीईआरटी आपको डिफाइन करती है। और ऊपर से देखिए कैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, मैं आपको बता दूं। यहाँ इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी हो, देखो इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी क्लास नंबर आपने देखा होगा यहाँ पे 11th की एनसीईआरटी है। ये चैप्टर है यहाँ पे 10 चैप्टर है, और 10 चैप्टर से कितने चैप्टर कवर करने हैं आपके सामने देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ से पॉलिटिक एनसीईआरटी क्लास नंबर आपने देखो 11th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्क कैसे कार्य करता है, आपके सामने ये स्टेटमेंट है। ये कहाँ लिंक हो रहे हैं, देखो GS2 में लिंक हो रहे हैं। किस जगह लिंक हो रहे हैं डायरेक्टली मैं लिखा हूँ, देखिएगा। उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करने हैं ये भी यहाँ डिफाइन कर रखा है हम लोगों ने। तो यानी हर किसी एनसीईआरटी को जब तक आप यूपीएससी के बिहाफ से, सिलेबस के बिहाफ से नहीं पढ़ोगे, तब तक रामायण कथा, ये सब महाभारत गीता चलती रहेगी, और तुम्हारी रामायण महाभारत गीता बनती रहेगी। ना कोई जैसे कह सकते ना, पहले जो नाटक होते थे, नाटक होते इसलिए हैं, ध्यान रखना, उनको समझ नहीं आता कि स्टार्टिंग कहाँ से एंड हो रहा है, बस नाटक हो रहा है, समझ में मजा आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे टीचर, ध्यान रखना, एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्टिंग कर लेते हैं, खुद पढ़ना स्टार्टिंग कर देते हैं। इट मीन्स मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि हम चीजें कैसे टैकल करनी चाहिए, राइट भाई, तुमको नॉलेज इकट्ठा करनी है। अब देखो क्लास नंबर यहाँ पे क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी है पॉलिटी का। अब इसमें टॉपिक का नाम क्या है, यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक है, 7 में 2 है, 3 8 में 3 है। अब देखो यहाँ पे 4 यूनिट दे रखी है, 4 यूनिट है इसमें, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है। अब ये 4 यूनिट में हम ये देखें कौन सा इंपोर्टेंट है, तो भाई इसको तो पढ़ना ही नहीं है। अब इसको पढ़ना है तो इसको पढ़ना कैसे, देखिएगा ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है इसको। आओ देखते हैं। देखो रोल क्या है इसका, अगर हम डाइवर्सिटी के पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ पे एग्जाम में मैंने आपको बता दिया, जीएस फर्स्ट पेपर में यूनिट नंबर 6 जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पर क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 से इंटरलिंक हो रही है, देखिएगा। उसके बाद ये कहाँ लिंक करेंगे, जीएस के 1 में यूनिट नंबर 9 में लिंक करेंगे, जीएस के 2 में यूनिट नंबर 1 में लिंक करेंगे। तो जीएस के 2 में, जीएस के 1 में, जीएस के 1 में कहाँ कहाँ लिंक हो रही है, डायरेक्टली अटैक कर दिया। सपोज कर लो तुम्हारा एक कमरा है, इस कमरे में ध्यान रखना बहुत सा सामान रखा हुआ है, और उसके बाद आपको पता नहीं कौन सामान कहाँ रखा हुआ है। जब आपको किसी चीज़ की नीड होगी तो क्या आपको मिल पाएगा, बोलेंगे सर नहीं। इसीलिए जब तक दिमाग में तुम जो नॉलेज को भेज रहे हो उस नॉलेज को सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाई, आईएएस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग या एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर अंदर नहीं भेजोगे तो वो रील मिल जाएगी, आपको नहीं पता क्या होता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि उसको बार बार एक सीक्वेंस वाइज स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। तो आपको दिखा दिया। अब मैं कहूंगा ये प्रश्न कैसे आए, टॉपिक नंबर यहां से टॉपिक नंबर 1 से देखिएगा, 1 से क्लास नंबर 6 के एनसीईआरटी से मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया कि क्या से लिंक हो रहा है। फिर ऐसा नहीं, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से प्रश्न कैसे आते हैं।
आप मेंस में देखो 2019 में प्रश्न आया है, धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत संविधान के दृष्टिकोण से फ्रांस क्या सीख सकता है। विविधता के 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन करिएगा। सांप्रदायिकता के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, वैश्वीकरण के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, विविधता की बात कर रहा है, यहाँ से परंपराओं की बात कर रहा है। ये 2020 में आया, 2020 में आया हुआ है, देखिए 2015 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। तो डायरेक्टली आपके सामने मैं ये भी लिंक करूंगा कि यहाँ से इस टॉपिक को कहाँ लिंक करना है। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। यदि आप हिंदू हैं तो गीता समझकर, मुस्लिम है तो कुरान समझकर, बाकी जो जितने भी सिख ईसाई जितने भी गुरु ग्रंथ या बाइबल समझकर एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी नीड बन जाती है कि पढ़ना कैसे चाहिए। जरूरी होता है कि आपके पास गाइडेंस अगर नहीं है, मेंटोर नहीं है, आपके पास कोच नहीं है, तो क्या होगा, हम 1 to 1 पढ़ेंगे, पेज टू पेज पढ़ेंगे, कवर टू कवर पढ़ेंगे, जो मन करेगा अंडरलाइन करेंगे। बच्चे यही करते हैं, बाद में ही नहीं पता नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, कितना रीडिंग करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक कहाँ से लिंक करें, टॉपिक कौन सा ना पढ़ें, कौन सा पढ़ें, ये बड़ी दिक्कत निकल के आती है। दुनिया कहती है पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये नहीं पता क्या क्या पढ़ो, बस पढ़ो यार। तो ऐसे नहीं करना है। और भी टॉपिक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली टॉपिक क्या हो जाएंगे, हिट। अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक है टू गवर्नमेंट का, ये टॉपिक किससे, यूनिट नंबर 2 से लिंक हो रहा है। सिलेबस क्या है आपके पास, ये सिलेबस है, देख लीजिएगा। जीएस अगर बात करेंगे क्वेश्चन कैसे आए, देख लो, क्वेश्चन आपके सामने ये लिख रखा है, लोकल गवर्नमेंट का। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे ये क्या है, लोकल गवर्नमेंट, यूनिट नंबर 3 है। अब इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर ये रहा, लोकल गवर्नमेंट, बताओ 2005 में, 2000 यहाँ पे क्वेश्चन 2018 में। तो कंटिन्यू जो टॉपिक है उस टॉपिक के साथ अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप एक भेड़ चाल में चले। भेड़ जो है एक भीड़ से आया है, भीड़ जो शब्द है, भीड़ भीड़ जो शब्द है वो भेड़ से आया है। देखिएगा आपको पता है, झुंड में चलते ले जाएंगे, चाहे आप शेर के बच्चे हो, चाहे गधे के बच्चे हो, चाहे किसी के बच्चे हो, अगर भेड़ के झुंड में चले जाते हैं तो आप भीड़ भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए उससे बच के रहना है, अपने आप को टू द पॉइंट पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के तरीके सीखने हैं, तरीके सीखने के साथ उसको पढ़ने का तरीका सीखना है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है। ये बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए जिन बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली है, जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ क्लास जो एंजॉय करना है, यहाँ पे आपको 2023 देना है, 2024 देना है, 2025 देना है, 2026 देना है, एनसीईआरटी सबके लिए मस्ट है। आपने 10th पास की है, आपने 12th पास की, आपने यूजी पास की, अपने पीजी पास की, कुछ भी कैसे मैटर नहीं करता। यूपीएससी की अंतर्गत जब आप जाओगे तो वहां आपकी कॉपी का आकलन किया जाएगा, आपकी पुस्तिका का आकलन किया जाएगा, ना कि आप किस धर्म से, किस समुदाय से, किस कैटेगरी से आते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो मैटर करता है आपकी नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके लिए आपके सामने यहाँ पे एनसीईआरटी का जो बैच है वो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। 10 जून से स्टार्ट हो रहा है, इंटरलिंक करके पढ़ाएंगे। आपने कभी एनसीईआरटी ऐसी पढ़ी भी नहीं होंगी, अगर आपने पढ़ चुकी तब भी अगर आप ले लेते हैं तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि इसकी फीस कितनी है, मात्र 900 रुपये फीस रखी गई है, जहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ाई जाएंगी, साथ में उसको इंटरलिंक करके बताया जाएगा, क्वेश्चन कराए जाएंगे, पीवाई को प्रीलिम्स के कराए जाएंगे, मेंस के कराए जाएंगे, और आपके डाउट सेशन रहेगा और डायरेक्टली आप मुझसे टच रहेंगे। ये बहुत सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जाइएगा LVIS पे, LVIS एप्लीकेशन प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे एनसीईआरटी का बैच अभी चल रहा है, तो जिसको 10 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टाइमिंग हम डिसाइड कर देंगे और मिनिमम टाइमिंग में इसको हम लोग कवर करेंगे। साथ में देखा जाए कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम हम लोग सेट करेंगे। इट मीन्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो यही चीज़ें आप सोच लीजिएगा कि अगर हम इन टॉपिकों से ये जान लें कि ये टॉपिक है और हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं और किस सापेक्ष में कवर करने हैं, अगर ये भी हम लोग जान लें तो फिर क्या होगा, हमारे लिए सब चीज़ें ईजी बन जाएंगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात, हमारे पास जो अभी आंसर राइटिंग जो है 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। 5 जून से आंसर राइटिंग स्टार्ट हो रहा है। चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, या फिर आरएएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या फिर यूपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो सिविल सर्विस का, तो उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज का रोल 30-40% है, बाकी रोल जो है आपके स्मार्ट वर्क का है। इसलिए जिन बच्चों ने अभी इनरोल नहीं किया है, आपको प्ले स्टोर पर LVIS को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर आपको एक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, जो सबके लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एनसीईआरटी के साथ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी जब तक आपको पढ़ने का तरीका आपको नहीं आएगा तब तक आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं कर पाएंगे। कौन कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे चीज़ें करनी है और उसमें से क्या निकालना सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें मैं आपके सामने इस पूरे बैचेस में 1 to 1 करके मेंटरशिप के रूप में आपके सामने करूंगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करिएगा, एंजॉय करिएगा, लेकिन हाँ बेसिक नीड जरूर जो है होती है यूपीएससी की, उसको पूरी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।